Bismillahirrahmanirrahim. This is lesson number 3. Today we are going to talk about the scope triangle, which is a part of the project management. इसमें आपको बताया जाएगा कि project management के constraints जो हमने last time lesson number 1 में define किए थे, जिसमें हमने कहा था कि आपके पास time, cost, resources, expectations, stakeholders, quality and scope, ये 4-5 चीज़ें आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिनके बजट में, जिनकी लिमिटेशंस में रह के आपने प्रोजेक्ट को हैंडल करना होता है या एग्जीक्यूट करना होता है। तो स्कोप ट्रायंगल बेसिकली होता क्या? स्कोप ट्रायंगल को बेसिकली आप यूँ एक ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आप स्कोप या आप सारी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर या डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट जो है आप पूरी इसके बीच में लिखते हैं। क्वालिटी आपका एक कंस्ट्रेंट होता है। क्वालिटी आपको बताता है कि क्वालिटी किस लेवल की होनी चाहिए। इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम स्कोप ट्रायंगल चेंज होती गई है। पेंटागन फॉर्म में भी रही है आपके पास जो है वो, जिसमें क्वालिटी को बाहर भी डिफ़ाइन किया गया है, स्कोप को बाहर डिफ़ाइन किया गया है। सो हम बेसिकली इस टाइम बात कर रहे हैं कि बेसिकली ट्रायंगल होती क्या है। इसमें आपका कॉस्ट बड़ा एलिमेंट होता है, टाइम बड़ा एलिमेंट होता है, क्वालिटी एंड रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज में रहते हुए आपने अपने सारे काम करने होते हैं। आप कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें आपके पास लिमिटेशंस हैं कॉस्ट की, तो आप कोशिश करेंगे कि आपको लोकल मार्केट से ही वो चीज़ अवेलेबल हो, आपको इंपोर्ट ना करनी पड़े। टाइम का आपके पास बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। टाइम आप कहते हैं कि हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन है, हमने रातों रात सारी चीज़ें तैयार करनी है। जो 2 साल का प्रोजेक्ट अब हमने 8 महीने में तैयार करना है, तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब टाइम कम होगा तो कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी और क्वालिटी भी आपकी अफेक्ट होगी और स्कोप आपका रीडिफ़ाइन हो जाएगा और रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड होंगे। सो इसी तरह ये सारी डिटेल्स की बात करते हैं स्कोप ट्रायंगल में। वो कहते हैं इट इज़ द डेपिसिशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंस्ट्रेंट्स एंड हाउ दे पॉसिबली इन्फ्लुएंस ईच अदर। This is only one possibility elaborated later out of further multiple possibilities. In this version, scope is represented by the area of a triangle. अगली बात करते हैं। अब वो कहते हैं what determines the relative importance of a given constraint is the objective of the project itself. कुछ लोगों के लिए अब बहुत बड़ी चीज़ होती है टाइम को मैनेज करना। वो कहते हैं कि हमारे पास 2 महीने हैं, 8 महीने का जो काम है वो आप 2 महीने में ख़त्म करेंगे। जिस तरह आप लोग अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं रातों रात 2 हफ्ते में ख़त्म करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो टाइम आपके पास कम है, लेकिन आप जो है उसमें आपने क्वालिटी को नज़रअंदाज नहीं करना और आप पैसे की आप फिक्र न करें, हम आपको पैसा खुला देंगे, जो रिसोर्सेज जहाँ से मंगवाने हम देने को तैयार हैं। सो कॉस्ट, रिसोर्सेज, टाइम, स्कोप एंड क्वालिटी, इन सब चीज़ों को वो कहता है कि ये फ़िक्स नहीं रहती, डजंट स्टे फिक्स बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट दीज आर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द स्कोप ट्रायंगल. This triangle represents a system in equilibrium at the planning stage of the project. When project starts, constraints start changing and the shape does not stay fixed. For example, scope creep, etc. This triangle is only one variable. ठीक है, what determines the relative importance of a given constraint in an objective of the project itself. हम आपको ये कहते हैं कि एयरप्लेन्स जो हैं, जो जब आपने एयरप्लेन्स की क्राफ्टिंग करनी है या आपने एयर पायलट या पायलट यूज़ करना है या जो पायलट को आपने हैंड ओवर करना है, तो उसके पास हाई क्वालिटी स्किल्स होने चाहिए। वहाँ पे आपके पास क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, कॉस्ट मैटर नहीं करती। उसकी ट्रेनिंग पे कितना टाइम आना चाहिए ये मैटर करता है, क्योंकि जितना आप टाइम बढ़ाते जाएंगे आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। सो एक चीज़ तो हमारे सामने आ गई कि जब टाइम बढ़ाते हैं तो कॉस्ट बढ़ती है, तो यहाँ टाइम, कुछ प्रोजेक्ट्स में टाइम कम करते हैं तो कॉस्ट बढ़ती है। सो ये आपके इनिशियल प्लानिंग फेज़ में डिफ़ाइन होता है कि आपके पास टाइम लिमिटेशंस क्या हैं, कॉस्ट लिमिटेशंस क्या हैं, क्वालिटी किस लेवल की होनी चाहिए और स्कोप क्या है और कितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है या उन रिसोर्सेज में रहते हुए आपने किस तरह काम करना है। नेक्स्ट इज़ डिफरेंट एग्जांपल्स, और जो है वो बता रहा है यहाँ पे आपको कि किस तरह जो है वो आयरन ट्रायंगल को डिफ़ाइन किया जाता है। कॉस्ट, टाइम, स्कोप एंड क्वालिटी, ये एक वर्जन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दिस लोअर बॉटम लेफ़्ट साइड वाला जो है ये बताया जाता है कि डेफिनेशन है एंड देन डिसाइड किया जाता है। कुछ में कहा जाता है कि क्वालिटी बीच में है, क्वालिटी हमारा हाई कंस्ट्रेंट है क्योंकि हमने पुल बनाना है दरिया के ऊपर, हम नहीं मैटर करता कि आप कितना टाइम लेते हैं, कॉस्ट जितनी लगती है लग जाए, लेकिन बहुत हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन वाली चीज़ होनी चाहिए। तो इससे आपकी जो है वो कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अच्छा, ये बात होती है स्कोप क्रीप की। स्कोप क्रीप क्या है? स्कोप क्रीप क्या है कि जब आपने प्रोजेक्ट शुरू किया
तो आपके पास रिसोर्सेज, एफर्ट्स और स्पेसिफिकेशंस बढ़ती चली जा रही हैं। आपने 2 मंजिला घर तैयार करना था, लेकिन अब आपको स्टेक होल्डर ने कह दिया कि 4 मंजिला घर करना है। तो उस 4 मंजिला घर के लिए आपके पास टाइम भी ज़्यादा होना चाहिए, क्वालिटी भी हाई होनी चाहिए, क्योंकि बेस की अगर क्वालिटी इतनी स्ट्रेंथफुल नहीं होगी कि वो 4 मंजिला को हैंडल कर सके, तो फिर आप घर कैसे खड़ा करेंगे। फिर आपके पास उसमें एक कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, टाइम और कॉस्ट उसमें बढ़ जाएगा और चीज़ें सारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है, ये होता है जब आपका बजट ओवररन हो जाता है, टाइम ओवररन हो जाता है, स्पेसिफिकेशंस इनिशियली डिफाइन नहीं होती। अच्छा, टिपिकल प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स में वो कहते हैं कि हमारे पास स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, रिसोर्सेज एंड रिस्क। रिस्क वो होते हैं जिनको आपने हैंडल करना होता है। अनअवॉइडेबल रिस्क और अवॉइडेबल रिस्क। अवॉइडेबल रिस्क में होता है जैसे आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी आ गई, आपकी हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग आ गई, आपकी सॉफ्टवेयर की रोबस्टनेस आ गई, या आपकी सॉफ्टवेयर की कोई बग हैंडलिंग आ गई। ये अवॉइडेबल रिस्क हैं जिनको आप हैंडल कर सकते हो। अनअवॉइडेबल रिस्क होते हैं जैसे स्ट्रॉम्स हो गए, हुरिकेन्स हो गए, तूफ़ान, बारिश, आंधी, ये पेंडेमिक है, पूरा वर्ल्ड वाइड एक पूरा वायरल स्प्रेड हुआ हुआ है, ये आप हैंडल नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ इनको अवॉइड कर सकते हो, ये आपके बस में नहीं है कि आप इनको हैंडल कर सको। ये आने ही आने होते हैं, इनसे सिर्फ बचा जा सकता है, लेकिन इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने एंड पे तो आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पीछे से फॉल्ट आ गया है तो वो आपके स्कोप से बाहर है। अच्छा, फिर ये कहता है कि हम जो है पेंटागन अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम रिसोर्स को यूज़ करें। वो कहते हैं कि जी एक्सपेक्टेशन, स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। कॉस्ट, क्वालिटी, टाइम और स्कोप को जो है डिफ़ाइन किया जा सकता है। अच्छा, ये सब बातें मैंने आप लोगों को इसलिए की कि हमारे पास ये डिफ़ाइन होना बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट में क्या मैटर करता है। टाइम मैटर करता है, कॉस्ट मैटर करती है, क्वालिटी मैटर करती है, या स्कोप मैटर करता है। ये क्या चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने इनिशियली कहा कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का एक व्यू होना चाहिए और स्टूडेंट के सारे मार्क्स एंटर होने चाहिए, टीचर के व्यू की उसमें ज़रूरत नहीं है। ऑल ऑफ सडन एप्लीकेशन यूज़ करते हुए हमें पता चलता है कि नहीं, इसमें टीचर का व्यू होना भी बहुत ज़रूरी है। पता होना चाहिए टीचर ने क्या अपडेट दी है, टीचर ने क्या पढ़ाया है, टीचर की क्या डिटेल्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स के पास प्रोफाइल्स सबमिटेड होने चाहिए। हम अपने डेवलपर से या एप्लीकेशन डेवलपर से ये कहते हैं कि नहीं, आप इसमें टीचर का व्यू भी ऐड कर दें, टीचर की डिटेल्स भी ऐड कर दें, टीचर के लिए भी आप यूज़ करें। जब हमने एक टीचर के लिए फॉर्म बनाएंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तो डेफिनेटली हमें डेटाबेस भी हाई करनी पड़ेगी। डेटाबेस हाई करनी पड़ेगी, हमें टीचर्स का पूरा डाटा एंटर करना पड़ेगा। डाटा एंट्री के लिए भी हमें बंदे चाहिए। हमारा स्कोप क्रीप आ गई, एक्सपेक्टेशंस और स्कोप से हम बाहर जा रहे हैं। जो हमने एक बाउंड्री सेट की थी, अब वो बढ़ती चली जा रही है। जब बढ़ती चली जा रही है तो कॉस्ट और टाइम भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और क्वालिटी भी इफ़ेक्ट होगी, लेकिन हमें अगर क्वालिटी को भी मद्देनज़र रखना है तो हमारे पास कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। ये सारी चीज़ें आपस में बताती हैं कि क्या डिटेल्स होनी चाहिए, किस तरह आपने हैंडल करना है। फिर आपके पास एक एग्जांपल आ जाती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एयरप्लेन की एग्जांपल आ जाती है। एरोप्लेन में हम ये कहते हैं कि आपका सिविल एविएशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जहाज़ को चलाने से पहले आपके पास उसमें सारी ट्रबल शूटिंग होनी चाहिए, हर चीज़ चेक होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई मसला ना हो, क्योंकि वो एक हल्की सी गलती जो है वो आपका करोड़ों का नुकसान होती है। तो उसमें आपकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो आप उसकी मेंटेनेंस पे पैसा लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी डाउन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आप टाइम लेते हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में तो जो होता है हम उसको नहीं अभी डिस्कस कर सकते, क्योंकि उसमें आपकी क्वालिटी को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। लेकिन जो एज़ पर द बुक सजेस्टेड है उसमें वो ये कहा जाता है कि आपके पास क्वालिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आप ये बात करते हैं एक रोड की तामीर और एक पुल की तामीर जो दरिया के ऊपर होनी है, जो हैवी लोड बेयरिंग कर सके, जिसमें हर किस्म का लोड वो उठा सके, तो उसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। उसके लिए आप बजट भी इंक्रीज़ करते हैं, टाइम भी इंक्रीज़ करते हैं, उसका स्कोप भी इंक्रीज़ करते हैं। स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो बहुत हाई क्वालिटी की रोड होनी चाहिए, मोटरवे, हाईवे, तो उसमें आपका बजट एट टाइम्स ओवररन भी हो जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में बेसिकली 5 चीज़ें होती हैं जो सामने लिखी हुई हैं: कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड क्लोज आउट। ओके, कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब भी आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करनी होती है तो आप पहले मार्केट सर्वे करते हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मुल्तान में एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, या आपने एक इंस्टीट्यूट में जाना है, या आपने इंस्टीट्यूट को विज़िट करके एक डिफरेंट सा इंस्टीट्यूट लेकर आने हैं मार्केट में, तो आप पहले चेक करेंगे क्या इसकी मार्केट मुल्तान में अवेलेबल है या नहीं, क्या लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्या लोग इसकी तरफ आएंगे या नहीं। ये मार्केट सर्वे है, इसकी इनपुट की बेसिस पे आपको डिसाइड होता है कि आइदर यू शुड गो और प्रोसीड विद दिस कॉन्सेप्ट और द बिज़नेस प्लान और नॉट। ठीक है, जो अगर आपने कहा कि मैंने मुल्तान में एक बहुत हाई क्वालिटी का फॉरेनर लेवल का इंस्टीट्यूट खोलना है, तो क्या मुल्तान में उसकी मार्केट अवेलेबल है, क्या लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, या क्या लोग सिर्फ उसको टेस्ट करके सिर्फ एक दफ़ा देख के क्यूरियोसिटी की बेस पे वापस चले जाएंगे। यहाँ मुल्तान में आपने एक इंटरनेशनल सर्वे का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक इंग्लिश रेस्टोरेंट खोलना है, तो क्या मुल्तान की मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगी, क्या उसको पसंद करके उसमें डेली बेसिस पे आना शुरू करेगी, या ढाबा ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल रिटर्न। अच्छा, कंपटीशन ऑफ द सर्वे, क्या मार्केट, अच्छा कुछ ऐसा होता है कि लोगों को किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। वंस दैट हैज़ बीन अवेलेबल तो कंपटीशन हाई हो जाता है। अब उस कंपटीशन को बीट करना बहुत बड़ा मसला बन जाता है। फॉर एग्जांपल उबर एंड करीम, उबर और करीम का आपस में तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, लेकिन एक बात जानने की है कि इनके आने की वजह से बहुत से आपके ट्रांसपोर्ट के मसले हल हो गए हैं। जो लोग अपनी मर्ज़ी से पैसे लेते थे वो ख़त्म हो गया, एक कैलकुलेटेड अमाउंट है जिसके ऊपर कोई बहस नहीं कर सकता। सो पाकिस्तान में बहुत बड़ा पूल अवेलेबल था उबर और करीम का। नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन, आप प्रॉब्लम डिफ़ाइन करते हैं। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, आपको क्लासेस लेने का मसला है, ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इस टाइम सर्कमस्टांसिस में आप बहुत से एरियाज़ में डिजिटल इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। इंटरनेट की अनअवेलेबिलिटी की वजह से उनको किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ या उनके एग्ज़ाम्स किस तरह कंडक्ट करे जाएँ, ये एक प्रॉब्लम था। उसके अकॉर्डिंग आप एक मिशन एंड विजन स्टेटमेंट लिखते हैं। प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं या बिज़नेस प्लान्स की बात करते हैं, तो आप ये कहते हैं कि लोग इस टाइम सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम फेस करें इन टर्म्स ऑफ योर क्या कह लें आप, एजुकेशन के हवाले से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हेल्थ क्वालिटी की वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आप एक बेटर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक नया बिज़नेस लेकर आ रहे हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो आप उसका मिशन और विजन स्टेटमेंट लिखेंगे। मिशन स्टेटमेंट होता है कि हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, मार्केट में लॉन्च करेंगे, इसकी मार्केटिंग किस तरह होगी, किस तरह ये लोगों के मसले हल करेगी। और लॉन्ग रन में आप उसमें क्या देखते हैं कि इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद कहाँ पर ये जा रही है। फिर आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज़ डेवलप करते हैं कि इनिशियल आपने डाउन इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, कितनी की आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, किस तरह का आपने स्टाफ हायर करना है, किस तरह की आपने उसमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है। वंस दैट प्रोजेक्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, प्लानिंग करना शुरू करते हैं। फिर उसमें आप रिस्क हैंडल करते हैं। रिस्क में मैं आप लोगों को बार बार यहाँ पे दो वर्ड्स बोलूँगी, अवॉइडेबल रिस्क एंड अनअवॉइडेबल रिस्क। अवॉइडेबल रिस्क वो होते हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फायर ब्रिगेड, उसके बाद आपके पास फायर एक्सटिंग्विश पूरा प्लान होता है, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन टर्म्स ऑफ योर ट्रबल शूटिंग, आपके पास बैकअप पे पूरे रिसोर्सेज होते हैं, आप उसमें सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त रखते हैं। सो ये है अवॉइडेबल रिस्क। अनअवॉइडेबल रिस्क वो होते हैं जो आप हैंडल नहीं कर सकते, जिनको आप बिल्कुल भी किसी भी तरह हैंडल रोक ही नहीं सकते। इनमें आपके अर्थक्वेक आ जाते हैं, आपकी ये पेंडेमिक जो अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है ये आ गई है, क्योंकि आप ये नहीं रोक सके। आपने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है लेकिन आप इसको नहीं रोक सकी, ये कहीं ना कहीं पहुंच कर ज़रूर रहा है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं इसमें तूफ़ानी बारिशें, मानसून की बारिशें आ गई, इनको आप नहीं रोक सकते हो, ये होकर रहने हैं। सो ये अनअवॉइडेबल रिस्क होते हैं। फिर इसके पास मैनेजमेंट आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी फेथफुल है, कितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डेडिकेटेड लॉयल है, और वो किस तरह पूरी प्लानिंग में आपको हेल्प आउट करती है। प्लानिंग में आपके बिजनेस एनालिस्ट भी होते हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर एनालिस्ट भी होते हैं, आपके पास पूरी एक टीम होती है जो आपको हेल्प आउट करती है कि कब आपने किस तरह किस चीज़ को प्लान आउट करना है। फिर एग्जीक्यूशन फेस आ जाता है। एग्जीक्यूशन फेस में आप ये बात करते हैं वंस द प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड, अब आपने उसको मॉनिटर कैसे करना है, उसकी प्रोग्रेस को किस तरह देखना है, करेक्टिव एक्शंस क्या हैं, इनको कैसे कैसे हैंडल। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं डू ऑल द वर्क। जितना आपने प्लानिंग में डिफ़ाइन किया कि फ़ेज़ 1 में आप किस तरह की प्रोटोटाइप देंगे, स्टूडेंट वर्जन देंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देंगे, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स देंगे।
फिर आप फ़ेज़ 2 में कहते हैं कि आप स्टूडेंट का प्रोफाइल के साथ उसका एजुकेशनल प्रोफाइल हैंडल कर देंगे। थर्ड फेज़ में आप कहते हैं कि जो उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स होनी चाहिए, उसकी पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसने कौन सा कोर्स ऐड किया, कौन सा ड्रॉप किया, किस तरह के उसने समरी सबमिट की, उसकी पूरी एक समरी होनी चाहिए कि कब किस टाइम पे उसने पूरी अपनी डिफ़ाइन किए हैं और फ़ीस वगैरह सबमिट किया और कितनी उसने इंस्टॉलमेंट्स वगैरह बनाई हैं। सिर्फ स्टूडेंट को भी होना चाहिए, फाइनेंशियल भी होना चाहिए और किसी टीचर को नज़र नहीं आना चाहिए, किसी और स्टूडेंट को नज़र नहीं आना चाहिए। सो ये सब चीज़ें आपने प्लान की थी। अब इनको मॉनिटर किया जाता है, जो कंस्ट्रेंट्स हाईलाइट किए होते हैं हर फॉर्म के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाने पर, वो एक पूरा आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हैंडल कर रहा होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर बता रहा होता है कि क्या अकॉर्डिंग टू द प्लान हम जा रहे हैं या नहीं। अच्छा, प्रोग्रेस, अगर कोई प्रोजेक्ट 6 महीने में कंप्लीट होना है तो उसके पहले महीने में आपने कितना टारगेट अचीव कर लिया है, आपने उसके कितने डेवलपमेंट कर लिया है, सेकंड फेज़ में कितना कंप्लीट हो जाना चाहिए, थर्ड फेज़ में कितना होना चाहिए, फोर्थ फेज़ में या फिफ्थ फेज़ में कितना हो जाना चाहिए। अगर तो आप प्रोजेक्ट 3 महीने का काम आप 6 महीने में कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप प्रोजेक्ट बिहाइंड द स्केड्यूल है। लेकिन अगर आप कोई काम प्रोजेक्ट का 3 महीने का काम 1.5 महीने में कर रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं, ओवर द स्केड्यूल जा रहे हैं। ओवर द स्केड्यूल जाने में अक्सर आपके पास ये होता है कि आप कंस्ट्रेंट्स में से बाहर आ जाते हैं, आपकी कॉस्ट और टाइम ओवर रन हो जाता है, क्योंकि जब आपने 3 महीने का काम 1.5 महीने में किया तो इसका मतलब है कि आप एम्प्लॉय को या डेवलपर को एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, उसका एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं। क्वालिटी इफेक्ट हो सकती है, उस क्वालिटी को इफेक्ट करने के लिए आप क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर्स बिठाते हैं। वो इंजीनियर्स किस तरह उसकी क्वालिटी इंश्योर करते हैं वो भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो जब लीडिंग द प्रोजेक्ट ओवर द स्केड्यूल होता है, स्केड्यूल से आप ओवर रन हो रहे होते हैं, तो उसमें आपकी प्रोग्रेस के साथ साथ आपकी आयरन कंस्ट्रेंट्स या जो आपकी स्कोप ट्रायंगल है आप उससे भी बाहर हो रहे होते हैं। उनके अकॉर्डिंग किस तरह के आपके करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए, किस तरह आपको डिटेल्स उनकी पूरी डिस्कस करनी चाहिए, उनको आप कहते हैं एग्जीक्यूशन फेज़। फिर आप उस जब प्रोजेक्ट पूरा हैंडल हो जाता है टेस्टिंग फेज़ से, आपके पूरे क्लाइंट के पास जाके सबमिट हो जाता है। जब वो क्लाइंट के पास सबमिट हो जाता है तो उसमें आपने किस तरह के प्रॉब्लम्स हैंडल किए उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन में से आप लेसन लर्न रिपोर्ट बनाते हैं। उस लेसन लर्न रिपोर्ट की बेस पे आप पूरे नेक्स्ट टाइम किसी भी उससे सिमिलर कोई प्रोजेक्ट लेंगे तो इनके नॉलेज की बेस पे आप डिफ़ाइन करते हैं कि आपने कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, जो नेक्स्ट टाइम आप पिछली दफ़ा आपको जो मसले आए थे उनको आपने किस तरह हैंडल करना है, और उनको रिव्यू के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और स्टेक होल्डर्स को वो रिपोर्ट पूरी सबमिट कर दी जाती है। अच्छा, एफ़र्ट्स की बात करते हैं। ये बात याद रखिएगा, जब एक प्रोजेक्ट रॉ फॉर्म में होता है तो उस पर हाई एफ़र्ट्स लगना शुरू होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने सोचा, यहाँ पे मैं आपको पाकिस्तान की बनाने की एग्ज़ाम्पल दूंगी कि 23 मार्च 1940 को अगर आपको पूरा एक आइडिया प्रोवाइड किया गया था, उस आइडिया प्रोवाइड होने के साथ साथ कितनी एफ़र्ट्स आपकी स्ट्रॉन्ग होती चली गई। फिर आपने उसको डिफ़ाइन किया, उस डिफ़ाइन करने के बाद या उसके बाद आप ये कहते हैं 23 मार्च से पहले आपने आइडिया डिफ़ाइन कर दिया था, 23 मार्च को आपने डिसीजन ले लिया कि आपने पाकिस्तान अलहदा करना ही करना है। उसके अकॉर्डिंग आप जैसे डिफ़ाइन करते गए, डेफिनेशन के साथ साथ आपकी प्लानिंग फ़ेज़ आ गया। प्लानिंग फ़ेज़ में पहली बात तो ये कि आपको आदत हो जाती है, एफ़र्ट्स लगना शुरू हो जाती हैं। प्लानिंग फ़ेज़ में जब आपने डिफ़ाइन कर लिया और आपने कह दिया कि हम हर तरह के रिस्क को हैंडल करने को तैयार हैं, मैनेजमेंट कायदे-आज़म के हैंड ओवर कर दी, तो उसके बाद जैसे जैसे एग्जीक्यूशन चलती चली गई तो हम उसको फिर क्लोज़ आउट हो गया, पाकिस्तान बनने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद ऑपरेशंस में वो आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको एक एक्सटेंडेड लेवल की एग्जांपल दी है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन करने में और प्लानिंग में आप जितनी इन्वेस्टमेंट और जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आप एग्जीक्यूशन फेज़ पे उतनी ज़्यादा मसलों से बच जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की डेफिनेशन, जो इसने डिफ़ाइन किया। Definition: set project objectives, form teams, assign responsibilities, planning, project scheduling, labor allocation and budget decision, execution. Most work done on this stage and end product is the output. Delivery stage, hand over to the recipient and reallocate resources. अगर आपने कोई बाहर से एक्सटर्नल रिसोर्सेज यूज़ किए हुए थे, आपने हार्डवेयर के काम करवाने के लिए कुछ रिसोर्सेज यूज़ किए हुए थे, अब दिस इज़ द टाइम दैट यू हैंड ओवर इट बैक टू द पर्सन जिसे आपने ठेके पे या आपने किराए पे वो चीज़ें ली हुई थी। अब जब आप उनको वापस कर देंगे
तो इसका मतलब है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप ये कहते हैं कि आपको लैपटॉप चाहिए था, आपने किसी से उधार में ले लिया, आपने, उसका मतलब है आपने एलोकेशन की हुई है रिसोर्स की। वंस यू हैव डन विद एवरीथिंग देन यू विल री एलोकेट एंड यू विल हैंड इट ओवर बैक टू द पर्सन जो उसका फोकल पर्सन है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, words of wisdom, fundamentals of project management. Project management is solving a problem on a large scale, and the way you define the problem determines how you will solve it. If you have the wrong definition, you may come up with the right solution to the wrong problem. For example, आपके स्टेक होल्डर ने एक प्रोजेक्ट को पूरा गलत डिफाइन कर दिया। उसने कहा जी नहीं, मुझे बेसमेंट में पूल चाहिए, ठीक है, पूल के ऊपर मुझे पूरा ओवरव्यू चाहिए और उसके ऊपर मुझे 4 मंजिलें चाहिए। तो बेस तो आप उसकी सही डिफ़ाइन नहीं करे, अब आपने उसको सही डिफ़ाइन नहीं किया, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसी गलत आइडिया का भी राइट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है, और अगर कोई रॉन्ग डेफिनेशन हुई भी है तो उसको राइट सोल्यूशन के थ्रू हम उसको हैंडल कर सकते हैं। वैसे ही इसका काम ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ते क्यों हैं? ताकि हम प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकें, और अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं तो हम उनको हैंडल कर सकें, ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें ये आ जाती है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स आपके फ़ेल हो जाते हैं। वो प्रोजेक्ट्स फ़ेल होने की वजह क्या है? उन प्रोजेक्ट्स को फ़ेल होने की वजह ये होती है या तो आपने प्रोजेक्ट सही से डिफ़ाइन नहीं किया होता, जोश में आके आपने एक पूरा स्टार्टअप ले लिया होता है, लेकिन आप उसके रिस्क को हैंडल नहीं कर सकते। मुल्तान में हॉट कॉफ़ी का बिज़नेस ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि 8 महीने तो आपके पास गर्मी रहती है। आप यहाँ पे गर्म चीज़ें या यखनी सूप पूरी गर्मियों में नहीं बेच सकते। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप इस तरह का कोई एक सेटअप लेकर आ रहे हैं जो 8 महीने साल के चल सके। अब मरी में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं वो मुल्तान में आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो रीजनल एलोकेशन है या रीजनल कंस्ट्रेंट है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट जो ठंडे एरिया का आप गर्म एरिया में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, या गर्म एरिया में जाके ठंडे एरिया के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, या वॉइस वर्सा, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम और हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। प्रोजेक्ट आपका फ़ेल हो सकता है। एक चलती हुई चेन के पैरेलल बहुत स्ट्रॉन्ग चेन के अकॉर्डिंग आपको इनिशियल ब्लूम तो मिलेगा। उस बूम के में आप में भी पहले इनिशियल आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिटर्न भी कर लें, ठीक है, अगर आपकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट पहली प्रोडक्ट को compete नहीं कर सकती जो मार्केट में अवेलेबल है, तो आप लॉन्ग रन में नहीं जाएंगे। कस्टमर आपका वापस अपनी पुरानी शॉप पे जाने की पूरी कोशिश करेगा। तो आपकी प्रोडक्ट इतनी हाई डिमांड होनी चाहिए या इतनी competitive होनी चाहिए कि आपका जो कस्टमर आप खींच रहे हैं किसी मार्केट का, वो वापस ना जाए। अगर आप एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मार्केट में दे रहे हैं तो वो इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि आपके पास भाग के सारे वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लेने आने की कोशिश करें, ना कि वो इतना हाई और कॉस्टली होना चाहिए कि 1-2 बंदे उसको यूज़ करें और उसके बाद कहेंगे जी हमने तो यूज़ ही नहीं करना, ये हमारे पास किसी काम का नहीं है। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आ जाता है। स्टेक होल्डर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ये वो सारे लोग होते हैं जिनकी सारी डिमांड्स को आप लिखते हैं जब आपने प्लान करना होता है। फाइनेंशियल डायरेक्टर आपका मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपका प्रिंसिपल, आपका एडमिनिस्ट्रेटर, आपका डिफरेंट स्टाफ्स की सारी नीड्स को आप लिखते हैं। प्रोजेक्ट ग्रुप्स में आप कहते हैं इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग आ जाता है। नॉलेज एरियाज़, अब नॉलेज एरियाज़ को हम आइंदा से डिस्कस करना शुरू करेंगे। नॉलेज एरियाज़ वो होते हैं कि प्रोजेक्ट को कब इंटीग्रेट करना है। अगर आपने डिफरेंट लेवल्स पे ये सब प्रोग्राम्स आपने स्टार्ट किए हुए, उसकी स्कोप क्या है, उसका टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट, क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रिस्क की मैंने आपको बात कर ली। प्रोक्यूपमेंट के कौन से इक्विपमेंट आपको चाहिए, वो कहाँ से आप मंगवा रहे हैं, क्या आप उसको ख़रीद रहे हैं, अगर वो महंगा है तो आप उसका पर डे कितनी कॉस्ट दे रहे हैं। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इन सारे लोगों को पैरेलल आपने रिपोर्ट करते रहना है, इनको बताते रहना है कि आप कौन कौन सी चीज़ें अपग्रेड कर ली हैं, प्रोटोटाइप देते रहना है। टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए कौन सी टूल्स और टेक्निक्स यूज़ कर रही हैं। इसमें आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स को अगर आपने स्ट्रांगली मैनेज कर लिया तो वो प्रोजेक्ट सक्सेस कहलाते हैं और एंटरप्राइज सक्सेस हो जाती है अल्टीमेटली। वन प्रोजेक्ट सक्सेस लीड्स टू द success of the organization, and multiple project success leads to the enterprise success. So this was all about today. We have discussed about the scope triangle, we have discussed about the scope creep, we have talked about the project constraints again, and then we have talked about
project life cycle, and once we have done this, then we are talking about the project management framework. Thank you very much, and keep me posted if there is any kind of a question that you people have. Jazakallah.